आज हम पढ़ेंगे दर्पण। कक्षा 10 में दर्पण है ना, तो आज हम दर्पण से पढ़ते हैं। अभी दर्पण के पहले तक पढ़ाए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे दर्पण। देखते हैं दर्पण क्या होता है। मिरर है ना। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। प्रकाश को क्या कर दे? पूर्णतः परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। जैसे प्रकाश आया और इसको क्या कर दिया? पूर्ण परावर्तित, है ना। ऐसा नहीं कि परावर्तित तो हम लोग भी करते हैं या कोई भी वस्तु करती है, लेकिन पूर्णतः परावर्तित कर दे, लगभग 99% परावर्तित कर दे, उसको क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक क्या होता है भैया? दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार में दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। कक्षा 10 में समतल दर्पण के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वस्तु है ना। अपना चेहरा देखते हैं, है ना, तो समतल दर्पण में मतलब अक्सर चीज़ें क्या होती हैं? समतल दर्पण में ही यूज होती हैं। जैसे समतल दर्पण की क्वालिटी क्या होती है? समतल दर्पण के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। समतल दर्पण है ना। समतल दर्पण में रखी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूर, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूर दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। और क्या बनता है? सीधा। आभासी सीधा बनता है। ये समतल दर्पण है, ऐसे लगा है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, यूं पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब पीछे यूं पर ही बनेगा और सेम टू सेम मतलब सीधा आभासी दर्पण के पीछे। सीधा आभासी, आभासी, सीधा आभासी और क्या? दर्पण के पीछे। आभासी, अगर आभासी आ गया तो मतलब क्या है? सीधा बनेगा। पीछे सी आ रहा ना, आभासी सीधा। कोई भी वस्तु में, कोई भी दर्पण में अगर वस्तु सीधी बन रही है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? है ना, आभासी बनेगा। अगर वस्तु सीधी है मतलब उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो क्या बनेगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब है तो वस्तु कैसे बनेगी? सीधी। मतलब आभासी टाइप का, मतलब पीछे का यही सा उठा लो, सी, आभासी सीधा बनेगा दर्पण के पीछे। अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु 2u वेग से आ रही है, मान लो u वेग से आ रही है, कितने वेग से? u वेग से। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु u वेग से आ रही है तो उसका दर्पण 2v वेग से आएगा। कितने वेग से? 2v वेग से। इसको v कर देते हैं। v वेग से अगर कोई वस्तु इसके सामने दौड़ती आ रही है तो इसका प्रतिबिंब कितने वेग से दौड़ता आएगा? 2v वेग से। v वेग से आती ही वस्तु समतल दर्पण में 2v वेग से आती है। 2v वेग से आती है ना। अगर v वेग से कोई वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आएगा? 2v वेग से। ये समतल दर्पण की क्वालिटी होती है। समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी आधी लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? यदि कोई वस्तु यहाँ रखी है, वो मान लो 3 फीट की है या 6 फीट की है, 6 फीट की है, तो वो जो दर्पण होना चाहिए वो कम से कम कितने फीट का होना चाहिए? 3 फीट का। तब वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। मतलब इसका हाफ का मतलब क्या होना चाहिए कि इसका आधा होना चाहिए। जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए।
है ना। अगर व्यक्ति 6 फीट का है तो दर्पण कितने का होना चाहिए, 3 फीट का। और समतल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब बनना। या अगर समतल दर्पण में हम क्या देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कितना प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना। यदि हम 2 समतल दर्पण को इस तरीके से रख दें कुछ कोण पे, तो ये हो गया, हमने क्या बताया, दर्पण किसे कहते हैं, जो प्रकाश को क्या करे, पूर्णतः परावर्तित कर दे, लगभग 100% पूरा, तो क्या हो जाएगा, दर्पण कहलाएगा। दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक क्या होता है, गोली दर्पण, है ना। हमको समतल दर्पण के बारे में कुछ ही पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, इसके बाद हम गोली दर्पण पढ़ेंगे। पहले समतल दर्पण में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु यूं पे रखी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी, है ना, सीधा आभासी बनता है। और यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में v वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब क्या आएगा, 2v वेग से। अगर समतल दर्पण में हमको क्या करना है, अपना प्रतिबिंब देखना है पूरा, तो हमारी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना पूरा प्रतिबिंब। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब हम देखते हैं, अगर 2 समतल दर्पणों को कुछ कोण पे रख दिया जाए और उसके बीच कुछ विशेष कोणों पर कोई वस्तु रखी जाए, तो देखते हैं कितना प्रतिबिंब बनता है या कितने पे कैसा प्रतिबिंब बनता है ना। सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण 2 ऐसे रखे गए हैं। सपोज दैट थीटा कोण पे झुका के रखे गए हैं और यहाँ कोई वस्तु रख दी जाती है ना, कोई वस्तु है ये रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। तो 360 बटे थीटा और -1 हो जाएगा किसमें, सम अगर आएगा तो क्या आएगा, सम। और 360 बटे थीटा अगर विषम है तो, अब ये क्या है, सम और विषम, है ना, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हो जाता है आपका, कह देगा कि कोई वस्तु 40 अंश के कोण पर रखी गई है। 2 समतल दर्पणों के बीच में, 2 समतल दर्पण को 40 अंश के झुकाव पे रखा गया। थीटा का मान कितना दे दिया है, 40 अंश। तो हम इसी पे रख के चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा, अभी लगा देते हैं 360 और बटे थीटा का मान 40 अंश, 0 0 4 9 36। सम है कि विषम, विषम है तो 9 आ गया, है ना। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या हो गई 9। अर्थात कहने का समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर कोई वस्तु 30 अंश के कोण पे रखी है, तब देख लेते हैं। तो फिर इस पे रखते हैं 360 और बटे 30, 30 से 30 कट गया, 0 0 कट गया और कितना हो गया, बढ़ती हैं 36, कितना आ गया, सम आ गया। तो 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11 प्रतिबिंब। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11। ऐसे निकाला जाएगा समतल दर्पण में, है ना। तो ये हो गया समतल दर्पण। थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, गोली दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोली दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। हमको जो पढ़ना है, जो कक्षा 10 का मेन टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। गोली दर्पण, है ना, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और क्या, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण।
तो इसको देखो, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कनकेव को अंग्रेजी में कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव है ना, कन्वेक्स और कनकेव। ये देख लेते हैं अवतल दर्पण और समतल दर्पण किस, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखो ये कोई गोली दर्पण है ना, ये क्या है? गोली दर्पण है। और इसको हम काट के निकाल लेते हैं यहाँ पे, और इधर इसी को काट के इधर रख लेते हैं, है ना। अब इधर देखो, अगर आप देखो तो अगर हम दर्पण को क्या कर दें, बाहर कलई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा दर्पण जिसमें कलई बाहर हो और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, है ना। इसमें क्या हो गया भैया? कलई बाहर हो गई और क्या हो गया? परावर्तन दबे हुए तल से हो गया। देखो दबा हुआ है, धसा हुआ था, तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसमें कलई दबे हुए तल पे हो, कलई दबे हुए तल से हो और परावर्तन उभरे हुए तल पे, वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। और यही दर्पण को हम अगर कहो तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे इसको उल्टा करके रख देते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं? कलई दबे हुए तल पे, और ये हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसमें कलई दबे हुए तल पे होती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, है ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अव का मतलब अंदर से परावर्तन, उत्तल का मतलब उभरे हुए तल से परावर्तन, है ना। अव का मतलब अंदर से परावर्तन और उ का मतलब उभरे हुए तल से परावर्तन। बस, तो सीधा सीधा यही कहना कि ऐसा दर्पण जिसमें कलई बाहर की ओर हो और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसमें कलई दबे हुए तल से हो और परावर्तन उभरे हुए तल से, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आया। अब हम इसकी देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो इसमें जो कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। वक्रता केंद्र, है ना। वक्रता केंद्र की परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? कुछ खास नहीं रहता। देखो ये जो दर्पण है इस गोले से काट के निकाला गया ना, इस गोली दर्पण से, तो इसकी वक्रता, उसका वक्रता केंद्र ये गोली दर्पण का ही वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो अगर वक्रता केंद्र की परिभाषा हमको देना है तो कैसे देंगे कि गोली दर्पण का वक्रता केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र ही जिस खोखले गोली दर्पण से काटकर दर्पण को निकाला गया है, उसका वक्रता केंद्र ही क्या कहलाता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। और गोले का ये हो गया, और यही हो जाता है वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हो गया, सिंपल सी परिभाषा। फिर हम देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या हो गया। अगला देख लेते हैं फोका, ध्रुव देख लेते हैं, पोल, ध्रुव पी, ये ध्रुव है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो देखो ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव, है ना।
कोई भी परावर्तक वस्तु हो अगर उसके उसका मध्य बिंदु जो मिलेगा वही क्या कहलाता है, ध्रुव। और ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी या मुख्य फोकस, फोकस देख लेते हैं। फोकस किसे कहते हैं, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस। अर्थात कहने का मतलब यह बराबर r/2 होता है। ये कैसे आएगा इसको भी दिखाएंगे, है ना। तो फोकस किसे कहते हैं भैया, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। यह बराबर r/2। मुख्य अक्ष, अगला देख लेते हैं हम, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, है ना। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये है ना, कौन इसमें बड़ी बात है नहीं। अब इसको पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंबों का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। तो उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि परावर्तक के नियम, अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम और उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, क्योंकि अब हमको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है तो प्रतिबिंब की परिभाषा हमको पता होना चाहिए, है ना। प्रतिबिंब की परिभाषा पता होना चाहिए हमको, तो हम उसके आगे प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। तो ये समझ में आया, गोली दर्पण। गोली दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। गोली दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसमें कलई बाहर की ओर होती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है और कलई क्या होती है, अंदर की ओर, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। अब क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं भैया, है ना। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हाँ, ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब इसमें हमको प्रतिबिंब पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रतिबिंब, है ना। देख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब बनने के लिए सर्वप्रथम कम से कम दो किरणें होनी चाहिए। एक किरण से कभी प्रतिबिंब बनता ही नहीं, एक किरण से कभी प्रतिबिंब नहीं बनता, है ना। कि अगर एक किरण से सोचो प्रतिबिंब बन जाएगा तो नहीं, कम से कम कितना, दो किरणें होनी चाहिए। एक किरण नहीं, कम से कम दो किरणें होनी चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। कितनी किरणें, दो किरणें होनी चाहिए। तो दो से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन एक से दो से कम नहीं, दो या दो से अधिक किरणों के, अधिक किरणें होनी चाहिए। दो या दो से अधिक किरणें होनी चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। तो दो या दो से अधिक किरणें होनी चाहिए। अब देखो प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। तो इसी के आधार पर प्रतिबिंब की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं।
दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है ना। मिलती हैं या काटती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। इस प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब, है ना। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर काटती हैं तो वो क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है ना। काटती हैं, क्या होता है? काटती हैं प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें क्या होती हैं? काटती हैं। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर काटती हैं तो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा, है ना। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या होती है? काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं। और ये क्या होता है? सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा बनता है। और क्या? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और उसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने बताया प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिस किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं या काटती हैं, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जिस किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम। तो ये हो गया आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम, है ना। अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम, अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का क्या नियम होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम। नंबर 1,
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये देखो मुख्य अक्ष है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं भैया? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हो गया मुख्य फोकस। ये हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। नंबर 1 हो गया। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं भैया? हमने बताया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष हो गया ये। अब देखो, ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है? अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। 3 नंबर देखो। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अवतल दर्पण में इतना है। आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम देख लिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? अपने मार्ग पर सीधे वापस लौट जाती हैं। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। ये नियम हो गया। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। क्या देखते हैं? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में कहाँ कहाँ पर बनता है। अवतल दर्पण में किन किन भाई कहाँ रखी है? कोई वस्तु अनंत पे रखी है, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है, कोई वस्तु फोकस पे रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब